हमारे देश में साउथ वेस्ट मॉनसून एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, चाहे वो इकोनॉमिक स्फेयर में हो या फिर सोशियो पॉलिटिकल स्फेयर में। जिस साल अच्छी बारिश हो जाए, उस साल इकोनॉमी भी कमाल करती है और जिस साल खराब बारिश हो या कम हो या उस साल थोड़ी प्रॉब्लम हो गई बारिश में, तो उस साल इकोनॉमी के साथ-साथ पॉलिटिकल इश्यूज भी काफ़ी सारे होते हैं। कावेरी कॉन्फ्लिक्ट भी तमिलनाडु और कर्नाटका के बीच में हमेशा उस ही साल सामने आता है जिस साल साउथ वेस्टर्न मॉनसून की इशू सदर्न इंडिया में पाई जाती है या साउथ वेस्ट मॉनसून की शॉर्टफॉल होती है। रिसेंटली तमिलनाडु कर्नाटका को सुप्रीम कोर्ट ले जाता है, आस्किंग कर्नाटका टू रिलीज 24,000 टीएमसी, दैट इज 1000 मिलियन क्यूबिक फीट ऑफ वाटर। अब ये जो पानी था, केरला भी उसमें एक इश्यू है, उसमें एक पार्टी है, उसमें कर्नाटका भी एक पार्टी है, उसमें पुडुचेरी भी एक पार्टी है। लेकिन तमिलनाडु ने कर्नाटका को इस इश्यू के लिए सुप्रीम कोर्ट ले गया और तमिलनाडु वो कहता है कि हमारे पास जो खड़ी फसलें हैं, अगर इतना पानी हमें नहीं मिलेगा, तो हमारी खड़ी फसलें जो हैं, वो खराब हो जाएँगी। अब इन रिस्पॉन्स कोर्ट कहता है बेंगलुरु को, तमिलनाडु को पानी दिया जाए। अब बैंगलोर या कर्नाटका क्या करता है उसके डिसीजन का इसी सब मसले के ऊपर आज का हमारा ये डिस्कशन हो रहा है। तो नो डाउट कावेरी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी है फॉर बोथ कर्नाटका एंड तमिलनाडु। कावेरी नदी कर्नाटका के कोडागु डिस्ट्रिक्ट में वेस्टर्न घाट के ब्रह्मागिरी रेंज पर तल कावेरी नामक स्थान से निकलती है, जो कि मीन सी लेवल से अराउंड 1340 मीटर ऊंचा है और लगभग 800 किलोमीटर का सफर तय करते हुए तमिलनाडु के पूम्पुहार में के आसपास बे ऑफ बंगाल से मिलती है। ये सदर्न इंडिया की थर्ड सबसे बड़ी नदी है आफ्टर गोदावरी एंड कृष्णा एंड लार्जेस्ट ऑब्वियसली इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु। एंशियंट लिटरेचर में कावेरी नदी को पोन्नी भी कहा गया है, यानी गोल्डन मदर, स्पेसिफिकली क्योंकि इसके साथ जब भी बाढ़ आती है, इसके साथ जो मिट्टी आती है वो बहुत ही उपजाऊ मिट्टी अक्सर पाई जाती है। सो इसको एंशियंट तमिल लिटरेचर में पोन्नी, PONNI भी कहा गया है। अब चलते हैं एक्चुअली में इस पर्टिकुलर इशू के इतिहास की तरफ। इतिहास हमें बहुत कुछ समझा देगा कि एक्चुअली में ये इशू इतना लंबा क्यों है। क्या ये इशू एक पॉलिटिकल इशू है बिटवीन टू ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया, या फिर एक्चुअली में इस इशू के पीछे कोई इतिहास छुपा है जो हमें जानना जरूरी है। ना इतिहास इसका कहता है कि इसके पीछे भी कहीं ना कहीं खेती और मॉनसून है। मैसूर लार्जली खेती नहीं करता था 1850 के आसपास। ज्यादातर खेती मैड्रास प्रेसिडेंसी में हुआ करती थी, जो डायरेक्ट ब्रिटिश रूल के अंदर थी। अब ज्यादातर खेती जब मैड्रास प्रेसिडेंसी में होती थी, तो ज्यादातर पानी जो कावेरी नदी का होता था, वो मैड्रास प्रेसिडेंसी के खेतीहर किसान ही यूज कर लिया करते थे, या फिर मैड्रास प्रेसिडेंसी में जो भी इंडस्ट्रीज बनी है वो यूज कर लिया करती थी। अब मैसूर स्टेट के जो राजा थे, उन्होंने डिसाइड किया कि हम भी अब कुछ अपने यहाँ पर खेती के प्रोग्राम करेंगे। अब जब खेती के प्रोग्राम करेंगे तो उसके लिए उनको इरिगेशन प्रोजेक्ट करने पड़ेंगे। अब इरिगेशन प्रोजेक्ट अगर करेंगे तो उसके लिए उनको पानी चाहिए। अब ये पानी आने वाला था कावेरी के नदी से। अब जब जैसे ही ये बात आती है सामने कि मैसूर भी सोच रहा है अपने यहाँ पर इरिगेशन प्रोजेक्ट खड़ा करने के लिए, वैसे ही मैड्रास प्रेसिडेंसी के कान खड़े हो जाते हैं। अब वो चले जाते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास अपने प्रस्तावना को लेके। अब जब ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास ये मैटर जाता है, तो वो पूछते हैं कि मैसूर आप क्या करने वाले थे? तो ओरिजिनल प्लान के अनुसार मैसूर प्रेसिडेंसी या मैसूर जो प्रिंसली स्टेट था, उन्होंने कहा कि हम 41 टीएमसी पानी कावेरी नदी का अपने पास रोकेंगे, बांध बना के, डैम बना के, और इसका इस्तेमाल अपने यहाँ पर अगर हम हो सके तो खेती बढ़ाने में या फिर किसी तरह की इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए करेंगे। अब 41 टीएमसी का पानी एक बहुत बड़ा पानी था, जो कि मैड्रास प्रेसिडेंसी ने ऑब्जेक्ट किया। अब फाइनली 1892 में जब इस पूरे डिस्कशन को समराइज किया जा रहा था, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि मैसूर प्रिंसली स्टेट आज के वक्त में 41 टीएमसी नहीं, केवल 11 टीएमसी पानी के लिए एक बांध बनाएगा और जो इंटरेस्ट है मैड्रास प्रेसिडेंसी का, उसको इंश्योर नहीं होने दिया जाएगा। सो फाइनली 1892 का जो अरेंजमेंट था, उसके अंतर्गत ओरिजिनल प्लान में जो मैसूर प्रेसिडेंसी या मैसूर प्रिंसली स्टेट आप कह सकते हैं, जो वो सोच रहे थे कि अपने यहाँ पर 41 टीएमसी का पानी रोकने का बांध बनाएंगे, वो ना बना के वो केवल अब 11 टीएमसी पानी रोकने का बांध बनाएंगे और मैड्रास प्रेसिडेंसी के इंटरेस्ट को हार्म नहीं होने दिया जाएगा। तो ये 1892 का अरेंजमेंट था।
फाइनली जब एक्चुअल स्टेट में प्लानिंग हो रही थी, मैसूर प्रिंसली स्टेट में, जब एक्चुअल में बांध बनाने की डिजाइनिंग हो रही थी और जो फाउंडेशन लेआउट किया गया, वो फाउंडेशन लेआउट किया गया ओरिजिनल प्लान यानी 41 टीएमसी पानी रोकने के लिए। तो वापस से जब देखा मैड्रास प्रेसिडेंसी ने कि मैसूर ने जो बांध का जो फाउंडेशन बनाया है, वो ओरिजिनल 41 टीएमसी पानी रोकने वाला बनाया है, तो उसने फिर से इसको ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास ले गए। और फिर वापस ब्रिटिश गवर्नमेंट आती है, तीनों पार्टी बैठते हैं और डिसाइड होता है कि जो ओरिजिनल प्लान था वही होगा और केवल वही नहीं होगा, ये ओरिजिनल प्लान अगले 50 साल तक सेम रहेगा। यानी 1924 में जो सेकंड टाइम अरेंजमेंट होता है, उस वक्त ये सील कर दिया जाता है ऑन लेटर्स कि आने वाले 50 साल तक मैसूर प्रिंसली स्टेट किसी भी तरह के पानी के डिस्ट्रीब्यूशन को चेंज या ऑल्टर नहीं करेगा और 1974 तक ये अरेंजमेंट चलता ही रहेगा। नाउ 1947 में तो इंडिया आजाद हो गया, हम ब्रिटिश गुलामी से मुक्त हो गए। 1957-56 में बहुत बड़े मायने पर पूरे कंट्री में एक रीऑर्गेनाइजेशन हुआ स्टेट बाउंड्रीज का। अब जब ये रीऑर्गेनाइजेशन स्टेट बाउंड्री का होता है, काफी सारे चेंजेस हो जाते हैं। उन चेंजेस में कुछ इंपॉर्टेंट चेंज थे विद रिस्पेक्ट टू दी मैड्रास प्रेसिडेंसी, क्योंकि अब वो मैड्रास प्रेसिडेंसी नहीं रह गई थी, वो एक मैड्रास स्टेट बन गया था। अब मैड्रास स्टेट की अगर आप बाउंड्री को देखेंगे तो वो काफी बड़ी थी। वो ईस्टर्न घाट से लेके वेस्टर्न घाट तक का पूरा एरिया मैड्रास स्टेट के अंदर आता था, जिसमें कुछ एरिया आज का केरला का भी है, कुछ एरिया कर्नाटका का भी है और थोड़ा सा एरिया पुडुचेरी का भी है। तो जब 1957 56 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाया गया और उसको फाइनली स्टेट को लिंग्विस्टिक लाइन पे डिवाइड किया गया, तो देखा गया कि जो कोडागु एरिया है, जहां से एक्चुअली में कावेरी नदी निकली है, वो एरिया कर्नाटका के साथ ऐड हो गया। कुछ एरिया मालाबार का उसको ऐड कर दिया गया केरला के साथ, जो ओरिजिनली मैड्रास प्रेसिडेंसी में था। और पुडुचेरी तो 1954 में पहले ही एक यूनियन टेरिटरी बन गई थी। तो अब ये समझने की बात है, जो ये रीड्रॉइंग हो गई स्टेट बाउंड्रीज की, उसमें केरला भी एक पार्टी बन गई, पुडुचेरी भी एक पार्टी बन गई। पहले से कर्नाटका और तमिलनाडु तो थे ही। अब केरला पार्टी इसलिए बनी क्योंकि एक ट्रिब्यूटरी है, एक ट्रिब्यूटरी नदी है काबिनी रिवर, वो कावेरी रिवर की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है जो निकलती है मालाबार एरिया से। अब क्योंकि वो एक इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है कावेरी नदी की और निकल रही है मालाबार एरिया से, जो कि केरला का पार्ट है, इसलिए केरला भी इस पूरे डिजाइन का हिस्सा बन जाता है। यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी उतना खास नहीं था, क्योंकि कराईकल रीजन जो पुडुचेरी का है, उसमें जो फैग एंड ऑफ द रिवर है, उसका पानी थोड़ा बहुत पहुंचता है और उसका भी इस्तेमाल बहुत थोड़े मामले में एग्रीकल्चर में और ज्यादातर पीने के पानी के इस्तेमाल रूप में इस्तेमाल होता है। तो टेक्निकली देखा जाए तो ये डिस्प्यूट लार्जली बिटवीन द स्टेट ऑफ कर्नाटका और स्टेट ऑफ तमिलनाडु रहता है। कुछ स्मॉल स्टेक होल्डर के रूप में केरला और पुडुचेरी आ जाते हैं। अब जैसे-जैसे अपना देश आगे बढ़ता गया 1960s, 1970s, वो नोटिस करने लगा कि 50 साल का जो टाइम लैग था, जो फाउंडेशन थी 1924 का अरेंजमेंट पर, वो अब 1974 में ओवर होने वाली है। पॉलिटिकल पार्टीज अब फिर से वापस नेगोशिएशन टेबल पे आने लगे और उसको लगभग 10-12 साल तक इस पूरे मैटर को डिस्कस किया गया। कर्नाटका कहता है कि जो पहले का अरेंजमेंट किया गया था कावेरी नदी के पानी के शेयर के ऊपर, वो तो इस चीज को लेके किया गया था कि मैड्रास प्रेसिडेंसी का एरिया बहुत बड़ा है। अब जब बहुत बड़े एरिया को मैड्रास प्रेसिडेंसी कंट्रोल करता है या गवर्न करता है, तो उसको पानी भी बहुत ज्यादा चाहिए। लेकिन आज की जो सच्चाई है, उस सच्चाई को अगर देखा जाए आफ्टर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन ऑफ 1956, मैड्रास प्रेसिडेंसी अब उतना बड़ा रह ही नहीं गया। मैड्रास प्रेसिडेंसी के पास से आपने कुछ पार्ट ऑफ मालाबार को केरला को दे दिया, कुछ पार्ट जो कोडागु, जहां से एक्चुअली में कावेरी रिवर निकली है ब्रह्मगिरी हिल से, वो एरिया आ गया कर्नाटका के पास, थोड़ा चला गया पुडुचेरी के फॉर्म में। तो अब पहले के जितना बड़ा तो मैड्रास प्रेसिडेंसी रह ही नहीं गया। तो पहले का जो अरेंजमेंट पानी का था, वो तो अब इनवैलिड है, आज के समय में वो वैलिड है ही नहीं। लेकिन तमिलनाडु ये बात कहता है कि भले ही पहले जितना बड़ा साइज तमिलनाडु का नहीं है, यानी मैड्रास प्रेसिडेंसी का साइज अब नहीं है, लेकिन जो एक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल फार्मलैंड हुआ था पहले का 1924 और उसके बाद से जो हुआ है, वो ज्यादातर उसी एरिया में हुआ है जहां पर प्रेजेंट स्टेट ऑफ तमिलनाडु है। तमिलनाडु का कहना है कि हमारे यहां पर लगभग 12,000 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ फार्मलैंड रेडी है और वो आज बना इसी कारण से है क्योंकि जो एग्जिस्टिंग पैटर्न ऑफ रिवर वाटर डिस्ट्रीब्यूशन है, उसी कारण से आज के वक्त में हमारे पास 12,000 स्क्वायर किलोमीटर का फार्मलैंड है। और किसी भी तरह का ऑल्टरेशन अगर आप करते हो कावेरी नदी के ऊपर, तो मिलियंस ऑफ फार्मर्स की लाइवलीहुड खतरे में पड़ जाएगी।
तो प्री इंडिपेंडेंस अग्रीमेंट जो मैसूरू किंगडम के बीच में और मैड्रास प्रेसिडेंसी के बीच में बना था, अब जब इतना सारा चेंज हो गया है, तब ये सवाल बनता है कि क्या वो बायलैटरल अग्रीमेंट आज भी वैलिड है? दिस इज द मूट प्रॉब्लम, दिस इज द बॉटम लाइन प्रॉब्लम जिसको एड्रेस करने की कोशिश आज भी चल रही है। कर्नाटका कहीं ना कहीं खुश नहीं है। अब आते हैं उस डिस्प्यूट के ऊपर जो हमारे कंट्रोल में ही नहीं है। प्राइमरली जो डिस्प्यूट है एलोकेशन ऑफ वाटर का, वो कहता है कि पीरियड ऑफ वाटर स्कार्सिटी हमें देखना पड़ेगा। जब भी कावेरी बेसिन के ऊपर या सदर्न इंडिया में बारिश कम होगी या साउथ वेस्टर्न मानसून के कारण से बारिश की क्वांटिटी कम होगी, तब देखना पड़ेगा कि एक्चुअली में कितना पानी आ रहा है, जिसको हमें डिफरेंट डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के बीच में बांटना है। अब पीरियड्स ऑफ वाटर स्कार्सिटी का डायरेक्ट कनेक्शन है साउथ वेस्ट मानसून से। अब इस क्लाइमेटोलॉजिकल इशू को थोड़ा हमें समझने की जरूरत है। नॉर्मल मानसून और लॉन्ग पीरियड एवरेज, ये दोनों क्या हैं, इनका मतलब क्या है? इसको जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि बाद में जाके 2007 में जब एक्चुअली में इस डिस्प्यूट का रेजोल्यूशन आता है, जो उस वक्त डिसाइड होता है कि इतना पानी बाकी सारे स्टेट में और इतना पानी इस पर्टिकुलर स्टेट को जाएगा, ये डिसाइड होता है नॉर्मल मॉनसून के डेफिनेशन के ऊपर। अब नॉर्मल मॉनसून को अगर हम क्लाइमेटोलॉजिकली डिफाइन करें तो उसका मतलब सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि जब भी मॉनसून के कारण से बारिश की जो 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 क्वांटिटी है वो 10% प्लस और माइनस लॉन्ग पीरियड एवरेज में अगर आती है, उसका रेंज अगर 10% प्लस माइनस लॉन्ग पीरियड एवरेज का होता है, तो उसको नॉर्मल मॉनसून कहते हैं। सपोज करते हैं कि पिछले 20 साल से अगर मेरे इस जगह पर बारिश 10 मिलीमीटर होती है और इसका 10% 1 प्लस यानी 10% का 10 मिलीमीटर का 10% होता है 1 mm, तो 11 mm से 9 mm के बीच में अगर पानी यहां पर बरस रहा है तो वो नॉर्मल मॉनसून के अंदर कहलाएगा। यानी लॉन्ग पीरियड एवरेज में जो बरसात यहां किसी पर्टिकुलर एरिया में हो रही है, उसके 10% प्लस और 10% माइनस के रेंज के बीच में अगर बारिश का रिकॉर्ड होता है, बारिश के पानी का रिकॉर्ड होता है, तो वो नॉर्मल मॉनसून कहलाता है। 10% से कम हुआ तो वो बिलो नॉर्मल मॉनसून है, 10% से ऊपर हुआ तो वो अबव नॉर्मल मॉनसून है। तो ये जो पूरा का पूरा अरेंजमेंट हो रहा था, ये इस बेस पे हो रहा था कि नॉर्मल ईयर में, नॉर्मल मॉनसून के ईयर में जितना पानी आ रहा है उसको फर्दर डिवाइड किया जाएगा। लेकिन जब भी पानी कम आ रहा है, यानी पानी मॉनसून में कम बरस रहा है, उस वक्त का क्या अरेंजमेंट है, वो चीज को लेके काफी खिंचातानी हो रही थी। तो दोनों स्टेट, कर्नाटका और तमिलनाडु, ज्यादातर चाहते थे कि उनके पास जो एग्रीकल्चरल पॉपुलेशन बढ़ रही है, उनके पास जो एक्सपैंडिंग इंडस्ट्रीज हो रही है, उसके लिए कैसे वो ज्यादा ज्यादा पानी लेके आ पाए। ना बहुत दिनों तक 1974 के बाद भी बहुत अग्रीमेंट्स हुए, बहुत डिसएग्रीमेंट्स हुए, बहुत सारे लीगल बैटल्स चले। फाइनली 1990 में जाके सेंट्रल गवर्नमेंट ने कावेरी वाटर डिस्प्यूट्स ट्राइब्यूनल बना दिया और कहा कि इस फेस्टरिंग इशू को हमें सॉल्व करना है विद रिस्पेक्ट टू दीज स्टेट्स। अभी CWDT ने लगभग 17 साल का समय लिया अपने कंक्लूजन में आते आते। 2007 में आके उन्होंने डिसाइड किया कि जो टोटल पानी है इन अ नॉर्मल ईयर जो कावेरी बेसिन में हमें मिलता है, वो अराउंड 740 टीएमसी है, यानी 1000 मिलियन क्यूबिक फीट है। तो जो एंटायर कैलकुलेशन हो रहा है हमारे यहाँ पर, जो कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल बॉडी ने ये डिसाइड किया, जो भी कैलकुलेशन करते हैं, आपको याद रखना है वो एक खास नंबर है, टीएमसी 740। यानी 740 टीएमसी जो नॉर्मल ईयर का पानी है, इतना पानी अगर टोटल कावेरी बेसिन में बन रहा है, तब तो जो एलोकेशन 2007 में किया गया था जिस फॉर्मूला को यूज करके, वो फॉर्मूला वैलिड है। लेकिन अगर कभी भी पानी 740 टीएमसी से कम आ रहा है उस पर्टिकुलर कावेरी बेसिन में, उस वक्त हर एक स्टेट को उस प्रोपोर्शन में कम पानी मिलेगा जितने प्रोपोर्शन में कम पानी की बरसात हुई है। तो अब आइडिया आता है कि 2007 के बाद जो कॉमन फॉर्मूला हर स्टेट को समझ में आता है, वो है अराउंड 740 टीएमसी का। 740 टीएमसी में जो भी डिवीजन किया गया है फॉर स्टेट ऑफ तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला और पुडुचेरी, अकॉर्डिंग टू जितना परसेंट पानी कम आ रहा है, उतना परसेंट हर एक स्टेट को पानी दिया जाएगा। तो ये नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग हो गई, ट्राइब्यूनल का ये जजमेंट आ गया।
तब भी ये मैटर सॉल्व नहीं होता है। कर्नाटका पानी कभी-कभी कम छोड़ता है और तमिलनाडु हमेशा उसको सुप्रीम कोर्ट लेके चले जाता है स्पेशल लीव पिटीशन बना के। फाइनली 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने ये डिक्लेयर कर दिया कि कावेरी रिवर एक नेशनल रिसोर्स है। इसका मतलब किसी एक पर्टिकुलर स्टेट का इस पे कोई हक या अधिकार नहीं है। और ये भी कह दिया कि जो एक्चुअली में 2007 का सीडब्ल्यूडीटी का जो वाटर शेयरिंग अरेंजमेंट है वो आज भी वैलिड है और उसको ही फॉलो करना पड़ेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप एक कावेरी मैनेजमेंट स्कीम फॉर्मुलाइज कीजिए एज सुन एज पॉसिबल। तो आप समझ सकते हैं कि ये पूरे मैटर में जो एक्चुअल एरिया है जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं वो काफी छोटा है कंपेयर टू वो एरिया जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, जो कि बहुत बड़ा है और नेचर के ऊपर डिपेंडेंट है और खासकर क्लाइमेटोलॉजी का हिस्सा बन जाता है। तो साउथ वेस्ट मानसून के ऊपर इंडिया का कंट्रोल तो है नहीं। और जब भी पानी कम बरसेगा, कर्नाटका के पास उसके बेसिन में कम पानी आएगा, ऑब्वियसली उसको भी अपने स्टेट के इंटरेस्ट को देखना है। अब इस मैटर को कोशिश करना है कि हमारे लीडर्स इसको पॉलिटिसाइज ना करें। इसको जितना कम पॉलिटिसाइज करेंगे, उतना कम इस मैटर के ऊपर फ्रिक्शन होगा और हर एक पार्टी एक दूसरे के कंपल्शंस को समझेगी। कर्नाटका के पास भी आज बेंगलुरु एक बहुत ही बड़ा एक्सपैंडिंग एरिया बन रहा है। वहां पर पानी चाहिए फॉर इंडस्ट्रियल ग्रोथ, फॉर अर्बनाइजेशन, जो उसके आसपास जो पानी पीने के लिए चाहिए, ड्रिंकिंग वाटर नीड, उसके लिए भी पानी चाहिए। उनको खेती भी आज करनी पड़ेगी क्योंकि बहुत बड़ा एरिया जो है कर्नाटका के पास अराउंड बैंगलोर, आउटसाइड बैंगलोर हिंटरलैंड में, वो आज खेती भी डेवलप कर रहे हैं, खासकर स्पेशलाइज्ड एग्रीकल्चर। तो कर्नाटका आज के वक्त में पानी की डिमांड करता है क्योंकि उसे लगता है कि कावेरी रिवर का पानी उसके बेंगलुरु के लिए, उसके आसपास के एरिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्रीकल्चरल प्रॉस्पेक्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तमिलनाडु साथ ही साथ कहता है कि उन्होंने ऑलरेडी जो इतना बड़ा एरिया एग्रीकल्चर को डिवोट करके बना दिया है ओवर दीज सो मेनी ईयर्स, कहीं वो आज के वक्त में खतरे में ना आ जाए बिकॉज कर्नाटका पानी नहीं छोड़ता है। लेटली जो अभी आज का जो इशू हो रहा है कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच में, वो इशू और भी कुछ पॉलिटिकल मैटर के कारण से हाईलाइटेड है। हाईलाइटेड इसलिए है क्योंकि आज के वक्त में अगेंस्ट बीजेपी गवर्नमेंट विच इज एट द सेंटर, उसके अगेंस्ट में कॉमन अपोजिशन का एक क्लब बना है जिसका नाम है आईएनडीआईए। अब ये जो आईएनडीआईए क्लब जो बना है, इसमें जो अपोजिशन है, जो इंडिया का आज प्राइम अपोजिशन है, विच इज लार्जली कंस्टिट्यूटेड ऑफ ऑल द रीजनल पार्टीज। तो कांग्रेस के साथ में डीएमके विच इज एक्चुअली द गवर्नमेंट इन तमिलनाडु इज आल्सो देयर पार्ट ऑफ इंडिया ग्रुप। अब इंडिया ग्रुप में जब डीएमके भी है और कांग्रेस भी है, कांग्रेस इज द गवर्नमेंट इन कर्नाटका, डीएमके इज द गवर्नमेंट इन तमिलनाडु। अब ये मैटर आ रहा है कि जब कर्नाटका में पानी ना छोड़ा जा रहा है कावेरी रिवर का, तो क्या अब ये इशू कर्नाटका की गवर्नमेंट जो कि कांग्रेस की है और तमिलनाडु की गवर्नमेंट जो कि डीएमके की है, अब इसको वो कैसे सॉल्व करेंगे? जब भी कर्नाटका थोड़ा पानी छोड़ने पे राजी होता है, तो कर्नाटका स्टेट में जो अपोजिशन में है यानी बीजेपी, वो क्लेम करती है कि कर्नाटका गवर्नमेंट अपने रेसिडेंट्स का ख्याल नहीं रखती। सो थोड़ा बहुत एक पॉलिटिकल एंगल बना है, विच इज व्हाई वी आर अगेन लिस्टनिंग टू ऑल दीज डेवलपमेंट्स ओवर वाटर शेयरिंग बिटवीन द स्टेट ऑफ कर्नाटका एंड तमिलनाडु। लेकिन ये समझना जरूरी है कि इसमें एक्चुअल में पॉलिटिकल पार्टीज या गवर्नमेंट के पास करने लायक बहुत कम है। ओनली उतना ही है कि हम आपस में समझें एक दूसरे के प्रॉब्लम्स को, एक दूसरे की रिक्वायरमेंट्स को समझें और जितना हो सके हम नेचुरल वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक को यूज करें ताकि वाटर हार्वेस्ट करके हम उसको इनएफिशिएंटली फ्लो आउट ना कर दें। तो एक इंपॉर्टेंट लर्निंग हमारे लिए एज ए कंट्री बनेगी कि एक पॉलिटिकल टग ऑफ वॉर में ना पड़ के हम एक सोल्यूशन ओरिएंटेड डिस्कशन करें पूरे कंट्री के लेवल पे, ताकि पानी की प्रॉब्लम केवल कर्नाटका और तमिलनाडु की नहीं है, पानी की प्रॉब्लम पूरे कंट्री को लेके है। कुछ दिनों पहले हमारे ही कंट्री में लातूर में वाटर स्ट्रेस बहुत हाई था। वाटर स्ट्रेस को इशू आज के वक्त में पूरे वर्ल्ड में है। तो आज कावेरी का जो ये टेंशन है बिटवीन मेजर स्टेट्स ऑफ तमिलनाडु एंड कर्नाटका, जिसके कारण से कन्नड़ा एक ग्रुप बन गया है, वो चाह रहे हैं कि इस पूरे इशू को यूनियनाइज करके उसको एक साथ लाके कन्नड़ा के जो इंटरेस्ट है उसको सेफ गार्ड करें।
तो ऑब्वियसली दिस इज बिकमिंग अ पॉलिटिकल मैटर बिकॉज सोशल इश्यूज आर कंसर्न, सोशल इश्यूज आर इन्वॉल्व। ऑब्वियसली मैंने जैसा कहा कि तमिलनाडु और कर्नाटका दोनों के ही हाथ में बहुत कम है कि जो वो इंटरवीन करके इसमें सॉल्व कर पाएंगे अदर देन टू कोऑपरेट एंड फाइंड अ कॉमन सोल्यूशन। लेकिन जो मेजर प्रॉब्लम है वो है विथ रिस्पेक्ट टू साउथ वेस्ट मानसून। जब भी पानी बहुत होता है, अच्छा बरसता है, उस वक्त तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जैसे ही पानी की बरसात, जो मानसून की बरसात या मानसून कम बरसता है, उस साल ये इशू आता है। और कम बरसना मतलब 740 टीएमसी से कम होना। जैसे ही 740 टीएमसी से कम होता है, वैसे ही जो डिमांड ऑफ वाटर इन तमिलनाडु एंड कर्नाटका, उनको लगने लगती है कि उनकी प्रॉपर डिमांड को पूरा नहीं किया जा रहा है। और जैसे ही स्टेट्स अपने अपने इंटरेस्ट को देखने लगते हैं, ऑब्वियसली एक पॉलिटिकल टग ऑफ वॉर बिटवीन कर्नाटका एंड तमिलनाडु हो जाता है। नाउ इस पूरे मैटर में अगर देखा जाए तो पब्लिक को भी ये समझना है कि उनको भी अपने जो वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक्स है उनको यूज करना है, वाटर वेस्टेज को कम करना है। एग्रीकल्चर में हम लोगों को देखना है कि किस तरह से हम ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलिंग इरिगेशन को यूज करें, ना कि फ्लड इरिगेशन। तो इस तरह के जो वाटर एफिशिएंट यूजेस हैं इन इरिगेशन, माइक्रो इरिगेशन को यूज करके हमें कोशिश करनी है कि वाटर कंजम्पशन को हम कंट्रोल करें, उसको वेस्ट ना होने दें, और जो अवेलेबल नेचुरल रिसोर्स है एज ए कंट्री हम उसको देखें कि किस तरह से हम उसको इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूट कर पा रहे हैं। तो गाइज, दिस वाज द इशू विथ रिस्पेक्ट टू Kaveri water distribution between the state of Tamil Nadu and Karnataka. Two other stakeholders are Kerala and the Union Territory of Puducherry. With this guys, we end this discussion today. एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम फिर लेके आएंगे एंड कोशिश करेंगे उसको बहुत तरीकों से, उसको चारों तरफ से, चाहे पॉलिटिकल इशू हो, चाहे उसके जोग्राफिक इशू हो, चाहे उसके सोशल इशू हो, हम कोशिश करेंगे कि हम उसके हर एक एंगल को वापस से कवर करें। थैंक यू गाइस।